नमस्कार, आप देख रहे हैं डे टीवी। मैं हूं आपके साथ ममता और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया दिस वीक कार्यक्रम में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज को हुए 100 साल पूरे। नए अध्ययन में हुआ खुलासा, 2500 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति के लोग डेयरी उत्पादों के इस्तेमाल से थे वाकिफ। तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में भारत और अमेरिका के बीच लगी बेका डील पर मुहर। वार्ता का लक्ष्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में संपूर्ण रक्षा और सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करना। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित होने की पहली सालगिरह पर जम्मू कश्मीर के लिए नए जमीनी कानूनों के संबंध में अधिसूचना की जारी। अब कोई भी बना सकेगा यहां पर अपना घर। 1650 शहरों में से दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने उठाया कदम। जल्द ही वायु प्रदूषण की समस्याओं से निपटने के लिए एक स्थायी निकाय का होगा गठन। गुजरात के अन्नदाताओं के लिए सरकार की सौगात। अब किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगी सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली। बिजली की आपूर्ति के लिए गुजरात सरकार ने किसान सूर्योदय योजना की घोषणा की। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया जाएगा सतर्कता जागरूकता सप्ताह। सप्ताह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किया सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित। इस सम्मेलन की गतिविधियों में सतर्कता संबंधी विषयों पर दिया गया जोर। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक नई कम लागत वाली तकनीक का किया विकास। बिना केमिकल के मेम्ब्रेन तकनीक का विकास। इसरो के मॉम और अमेरिका के मार्विन ऑर्बिटर के नए अध्ययन पर सामने आई चौंकाने वाली बात। पृथ्वी की तुलना में मंगल ग्रह तेजी से खो रहा है अपना वातावरण। और अब खबरें विस्तार से। साल 2020 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के 100 साल पूरे हो गए हैं। वहीं हाल ही में एक अध्ययन के मुताबिक आज से काफी साल पहले 2500 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति के लोग डेयरी उत्पादों के इस्तेमाल से वाकिफ थे। हड़प्पा की खुदाई से मिले बर्तनों के विशेषों पर दूध के उत्पादों के निशान मिले हैं। शोधकर्ताओं की ये खोज दिखाती है कि आज से कई साल पहले हड़प्पा संस्कृति के लोग डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण और रखरखाव से वाकिफ थे। इससे ये पता चला है कि तत्कालीन हड़प्पा सभ्यता की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितनी समृद्ध थी। गौरतलब है कि ये खोज वर्तमान गुजरात में मौजूद पुरातत्व स्थल कोटड़ा भादली में मिट्टी के बर्तनों के तकरीबन टुकड़ों पर किए गए अध्ययन से सामने निकल कर आई है। जब भी हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में बात करते हैं तो हम आमतौर पर हड़प्पा कालीन शहरों और बड़े नगरों की बात करते हैं, लेकिन इन सब में हम आमतौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दरकिनार कर देते हैं। हमें हड़प्पा कालीन नगरों की उत्तम योजना, व्यापार, आभूषणों के बारे में तो पता है, लेकिन यहाँ के किसानों, पशुपालकों और प्राथमिक अर्थव्यवस्था पर हमेशा मौन साध लेते हैं। पुरातत्वविदों के एक दल ने प्राचीन काल के बर्तनों को आणविक विश्लेषण तकनीक के जरिए अध्ययन किया। जांच में पता चला है कि यहाँ के बर्तन ज्यादातर मिट्टी के हैं, जिससे इसमें रखा गया कोई भी द्रव पदार्थ आसानी से इसके द्वारा सोख लिया जाता है। इन बर्तनों में खाने में या पीने वाले पदार्थों में मौजूद वसा और प्रोटीन के कण संरक्षित हैं। कार्बन 16 और कार्बन 18 तकनीकों के जरिए विश्लेषण करने पर पता चला है कि इन पदार्थों में मौजूद लिपिड इन बर्तनों में संरक्षित है। कुछ ऐसे बर्तनों के अवशेष भी मिले हैं जो छिद्रदार थे। इन छिद्रदार बर्तनों के प्रमाण यूरोपीय सभ्यताओं से भी मिले हैं, जब इसका इस्तेमाल चीज बनाने के लिए किया जाता था। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग दूध से बनी चीजों का इस्तेमाल भी करते थे।
इस दल ने इस बात की भी जानकारी दी है कि डेयरी उत्पादन के लिए किस तरह के जानवरों का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। जांचकर्ताओं के समूह ने जानवरों के जीवाश्मों से मिले दांत की परतों से भी ये पता लगाया है कि इस इलाके में भैंस, बकरी और भेड़ों का पालन किया जाता रहा होगा। हड़प्पा संस्कृति के लोग डेयरी उत्पादक इस्तेमाल सिर्फ घर में नहीं करते थे। मवेशियों के बड़े झुंड का प्रमाण ये साबित करता है कि इनसे मिलने वाले दूध की तादाद काफी ज्यादा होती थी। इस ज्यादा तादाद से यहाँ के लोग दूध के बदले में और सामान के आदान प्रदान करते रहे होंगे। इससे पता चलता है कि डेयरी उद्योग काफी विकसित अवस्था में रहा होगा। हड़प्पाकालीन सभ्यता में मिले जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियां शामिल हैं। ज्यादातर ये जानवर पालतू थे। जंगली जानवर जैसे सुअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। हालांकि इसकी जानकारी काफी कम है कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे या फिर अन्य शिकारियों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। इस सभ्यता के लोग गाय, घोड़ा, कुत्ता, खच्चर और आदि जानवरों के बारे में भी जानते थे। कई और महत्वपूर्ण साक्ष्य इस बात की ओर इशारा करते हैं, जैसे कालीबंगा से ऊंट की अस्थियां मिली हैं। इसके अलावा कुबड़ वाला बैल सबसे प्रिय पशु था। आखिरकार भारत और अमेरिका के बीच उस बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट यानी बेका पर समझौता हो गया, जिस पर बरसों से काम चल रहा था। ये दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग बढ़ाने की समझ के तहत किया जाने वाला चौथा समझौता था। तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के लिए भारत आए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर की भारतीय समकक्षों एस जयशंकर और राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अहम कदम की घोषणा की गई। माना जा रहा है कि बेका समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा और भू राजनीति के क्षेत्र में सहयोग और तालमेल को पूर्णता प्रदान करने वाला है। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर महीनों से जारी तनाव के बीच अमेरिका के साथ हुए इस समझौते को भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए लंबे समय से लंबित बेका समझौते को अंतिम रूप मिलने से दोनों देश अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी, साजो सामान और भू-स्थानिक मानचित्र साझा कर सकेंगे। बेका भारत और अमेरिका के बीच 4 मूलभूत समझौतों में से अंतिम है, जिससे दोनों देशों के बीच लॉजिस्टिक्स और सैन्य सहयोग बढ़ेंगे। इनमें से पहला समझौता 2002 में हुआ था, जो सैन्य सूचना की सुरक्षा से संबंधित था। 2 अन्य समझौते 2016 और 2018 में हुए, जो लॉजिस्टिक्स और सुरक्षित संचार को लेकर थे। बेका समझौता भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में मील का पत्थर माना जा रहा है। इस समझौते की वजह से अब भारत अमेरिका के जियो स्पेशल मैप्स का इस्तेमाल कर सकेगा, जिसमें ऑटोमेटेड हार्डवेयर सिस्टम और क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलों सहित हथियारों की सटीकता बढ़ जाएगी। ये भारत द्वारा अमेरिका से हथियारों से लैस मानव रहित विमान की खरीद के लिए भी आधार का काम करेगा। मानव रहित विमान यानी UAVs दुश्मनों पर आसमान से हमला करने के लिए अमेरिका के जियो स्पेशल डेटा पर निर्भर करते हैं। ये समझौता ऐसे समय पर हुआ है जब भारत अमेरिका से 30 जनरल एटॉमिक्स MQ-9 गार्जियन ड्रोन खरीदने पर विचार कर रहा है। अमेरिका और भारत के बीच पहले भी खुफिया जानकारियों का आदान प्रदान हो चुका है। साल 2017 में डोकलाम में चीन के साथ तनातनी के दौरान अमेरिका ने कथित तौर पर भारतीय सेना को चाइनीज सैनिकों के मूवमेंट की खुफिया जानकारी मुहैया कराई थी। संविधान के अनुच्छेद 370 में वर्णित कुछ प्रावधानों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के निवासियों को ये हक मिला हुआ था कि वो ही वहां की जमीन खरीद सकते हैं। सरकार द्वारा पिछले साल अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को खत्म कर दिया गया है। जम्मू एवं कश्मीर विकास अधिनियम के तहत राज्य के स्थायी निवासी होने संबंधी शर्त को हटा दिया गया है और इसके बाद जम्मू और कश्मीर राज्य से बाहर के निवेशकर्ता भी संघ राज्य क्षेत्र में निवेश कर पाएंगे।
केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जमीन के मालिकाना हक से जुड़े अधिनियम संबंधी कानूनों में संशोधन कर दिया है। देश का कोई भी नागरिक अब जम्मू कश्मीर में अपने मकान, दुकान और कारोबार के लिए जमीन खरीद सकता है। उस पर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं होगी। अब नए नियमों में हालांकि खेती से जुड़ी जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। ऐसा शख्स सिर्फ कुछ कानून औपचारिकताओं को पूरा कर पट्टे के आधार पर जमीन प्राप्त कर सकता था या किराए पर ले सकता था। नए कानून के मुताबिक अब बाहर से जाने वाले लोग भी जमीन खरीदकर वहां पर अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए किसी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की भी जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार का ये निर्णय जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित होने की पहली सालगिरह से करीब 4 दिन पहले आया है। गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 से पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य की अपनी एक अलग संवैधानिक व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के मद्देनजर सिर्फ जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक जिनके पास राज्य का स्थायी नागरिकता प्रमाण पत्र जिसे स्टेट सब्जेक्ट कहा जाता है वही जमीन खरीद सकते थे। नए प्रावधानों में कोर कमांडर से नीचे की रैंक का कोई भी सैन्य अधिकारी किसी भी स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत इलाके को रणनीतिक क्षेत्र नहीं घोषित कर पाएगा। रणनीतिक क्षेत्र यानी कि ऐसा इलाका जहां सैन्य बलों की सीधी कार्रवाई या प्रशिक्षण इत्यादि होता हो। नए प्रावधानों के चलते हालांकि जम्मू और कश्मीर इलाके में न सिर्फ समृद्धता और विकास आएगा बल्कि सदियों से चली आ रही दकियानूसी परंपराएं भी खत्म हो पाएंगी। इसके अलावा यहाँ निवेश के नए अवसर खुलने से इलाके के लोगों में रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। हालांकि केंद्र द्वारा उठाए गए इस कदम की विपक्षी दलों द्वारा आलोचना की गई है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार के इस कदम से कश्मीर बिकाऊ बन जाएगा। इसके अलावा बाहरी लोगों के यहाँ आने से यहाँ के स्थानीय लोगों की जमीन हड़प ली जाएगी और उनका रोजगार भी छीना जाएगा। इस इलाके में जमीनी कानून में बदलाव की वजह से भी भीड़ भाड़ बढ़ेगी, जिससे यहाँ की पारिस्थितिकी पर भी बुरा असर पड़ेगा। ऐसे में कारोबार को इन सारी बातों पर भी गौर करके ऐसी योजना बनाने की ओर बढ़ना चाहिए जिससे यहाँ के सतत विकास पर बुरा असर ना पड़े। 24 अक्टूबर को भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि वो जल्द ही दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्याओं से निपटने के लिए एक स्थायी निकाय का गठन करेगी। ये निकाय मुख्य रूप से फसल अवशेष के जलने के कारण होने वाले प्रदूषण पर केंद्रित है। मालूम हो कि 16 अक्टूबर 2020 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के आसपास के राज्यों में फसल अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों की निगरानी के लिए न्यायमूर्ति मदन लोकुर के नेतृत्व में एक सदस्यीय समिति नियुक्त की थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के कई क्षेत्रों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 405 था, जो उन्हें गंभीर श्रेणी क्षेत्रों के रूप में चिन्हित है। वहीं अगर वायु गुणवत्ता सूचकांक 0 और 50 के बीच है तो इसे अच्छे के रूप में चिन्हित किया गया है। दूसरी तरफ अगर ये 51 से 100 के बीच है तो इसे संतोषजनक के रूप में चिन्हित किया गया है। वहीं अगर वायु गुणवत्ता सूचकांक 101 और 200 के बीच है तो इसे मध्यम के रूप में चिन्हित किया गया है। अगर ये 201 और 300 के बीच है तो इसे खराब के रूप में चिन्हित किया जाता है, और वहीं अगर ये 301 और 400 के बीच है तो बहुत खराब के रूप में चिन्हित किया जाता है, और वहीं अगर 401 और 500 के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक पाया जाता है तो इसे गंभीर श्रेणी के रूप में चिन्हित किया जाता है। बताते चले, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रदूषण स्तर की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण सहित समग्र प्रदूषण पर ध्यान रखती है। इसीलिए भारत सरकार को एक स्थायी निकाय की स्थापना करनी है जो केवल दिल्ली के वायु प्रदूषण की देखभाल करेगी। किसानों को दिन में सिंचाई के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए मुख्यमंत्री विजय रूपानी के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने किसान सूर्योदय योजना की घोषणा की थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान सूर्योदय योजना, पीडियाट्रिक हार्ट अस्पताल और गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया।
बताते चले, इस योजना के तहत किसानों को सुबह 5 बजे से रात 9 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति का लाभ दिया जाएगा। वहीं इस योजना को लागू करने के लिए गुजरात सरकार ने 3,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। ये फंड 2023 तक ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने में मदद करेंगे। इस योजना के तहत लगभग 234 ट्रांसमिशन लाइनें स्थापित की जाएंगी। हर लाइन 66 किलोवाट की बिजली ले जाने में सक्षम है। इनकी कुल लंबाई 3,490 किलोमीटर होगी। इसके अलावा अतिरिक्त 220 केवी सबस्टेशन स्थापित किए जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का अधिकांश भाग कृषि पर निर्भर है। साल 1990 और 2000 के बीच कृषि की विकास दर स्थिर थी। बाद में नवीन कृषि तकनीकों के एकत्रीकरण और प्रसार से कृषि की विकास दर में भी सुधार हुआ। ये मुख्य रूप से बिजली की आपूर्ति के कारण था। वर्तमान में भूजल सिंचाई पूरी तरह से बिजली पर निर्भर है। वहीं आज भी कई जगहों पर फ्लड इरिगेशन का उपयोग करते हैं, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। वहीं दूसरी ओर ड्रिप इरिगेशन से बिजली की खपत में 45% की बचत होती है। आज ड्रिप सिंचाई महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य में व्यापक रूप से लागू है। आज गुजरात को किसान सूर्योदय योजना, UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च के साथ संबंध पीडियाट्रिक हार्ट अस्पताल और गिरनार रोपवे मिल रहा है। ये तीन एक प्रकार से गुजरात की शक्ति, भक्ति और स्वास्थ्य के प्रतीक है। वहीं गिरनार रोपवे की अगर बात करें तो इस परियोजना में शुरू में 25 से 30 कैबिन होंगे। प्रति कैबिन 8 लोगों की क्षमता होगी। 2.3 किलोमीटर की दूरी तय करने में रोपवे से 7.5 मिनट का समय लगेगा। गौरतलब हो कि इस परियोजना की परिकल्पना 2 दशक पूर्व की गई थी, लेकिन हाल ही में 130 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरी हुई है। हाल ही में 27 अक्टूबर से शुरू हुए सतर्कता या विजिलेंस जागरूकता सप्ताह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर को सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। इस सम्मेलन की गतिविधियों में सतर्कता संबंधी विषयों पर ध्यान दिया गया। इसमें लोगों को जागरूक करना और नागरिकों की सहभागिता से सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा के भारत के संकल्प को पूरा करना है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में विदेशों में विधि शास्त्र संबंधी जांच की चुनौतियां, भ्रष्टाचार के खिलाफ एहतियाती सतर्कता को प्रक्रियागत अंकुश के तौर पर लेना और वित्तीय समावेश में चरणबद्ध सुधार और बैंकों में धोखाधड़ी को रोकना शामिल है। गौरतलब हो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है। ये सतर्कता जागरूकता सप्ताह हर साल मनाया जाता है। इस बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन पड़ता है, यानी 31 अक्टूबर। ये जागरूकता सप्ताह अभियान नागरिक भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। 2020 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सतर्क भारत समृद्धि भारत थीम के साथ मनाया जा रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा कि आयोग का मानना है कि भ्रष्टाचार राष्ट्र की प्रगति में बड़ी बाधा है। हमारे राष्ट्र जीवन के सभी पहलुओं में ईमानदारी बनाए रखने के लिए समाज के सभी वर्गों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बताते चले, इस सम्मेलन में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, त्वरित एवं अधिक प्रभावी जांच के लिए एजेंसी का बहुआयामी समन्वयन, आर्थिक अपराधों की उभरती प्रवृत्तियां, साइबर अपराध और आपराधिक जांच एजेंसियों के बीच जांच एवं अपराध को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली विधियों को साझा करने जैसे विषय चर्चा का केंद्र रहे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने कम कीमत की एक ऐसी मेम्ब्रेन तकनीक इजाद की है जिससे कृषि संसाधनों का इस्तेमाल कर उम्र कम करने वाले पदार्थों और ऐसी दवाओं को तैयार करने में मदद मिलेगी जिनका सीधा असर हमारे दिमाग पर होता है। इस तकनीक की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह के कार्बनिक विलायकों का इस्तेमाल नहीं होता है। इस तकनीक को संस्थान के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मिहिर कुमार पुरकेत और पर्यावरण केंद्र के अध्यक्ष VL धगड़े ने विकसित किया है। इस तकनीक का पेटेंट भी इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों के नाम पर है।
वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तकनीक की मदद से ऐसे पदार्थ को पैदा किया जाता है जिनका सीधा असर दिमाग पर होता है। इन पदार्थों में कैफीन और फ्लेवनॉइड मुख्य है। जहां कैफीन को साइको एक्टिव ड्रग माना जाता है, तो वहीं फ्लेवनॉइड ऐसे पदार्थ होते हैं जो उम्र को कम करने में असरदार होते हैं। इन दोनों पदार्थों को तैयार करने में सीले फलों और उनके छिलकों, बेर, पार्सले, दालें, चाय, सी बकथ्रॉन, प्याज और कई खेत में पैदा होने वाले संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। बाजार में उपलब्ध तकनीकों में ज्यादातर ऐसे कार्बनिक पदार्थ का इस्तेमाल होता है जो सेहत के लिए खतरनाक होते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। इन पदार्थों का इस्तेमाल करने से ऐसी एंटी एजिंग दवाओं की कीमत भी काफी बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों द्वारा विकसित मेम्ब्रेन तकनीक में सिर्फ पानी का इस्तेमाल होता है, जिससे एंटी एजिंग दवाओं की भी कीमत काफी कम रहने की उम्मीद है। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं का कहना है कि दुनिया में ऐसे बहुत कम निर्माता हैं जो महंगे फ्लेवनॉइड्स बनाने के लिए सॉल्वेंट बेस्ड तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी भी शुद्धता 80% ही होती है। वाणिज्य मंत्रालय से मिले आंकड़ों की माने तो फ्लेवनॉइड्स का वैश्विक बाजार 2014 में 347 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022 में 412 मीट्रिक टन होने की उम्मीद की जा रही है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि नई मेम्ब्रेन तकनीक की मदद से भारत में फ्लेवनॉइड का आयात काफी कम हो जाएगा, क्योंकि भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इस नई तकनीक में चाय का इस्तेमाल फ्लेवनॉइड के तौर पर किया जाता है। क्या है फ्लेवनॉइड्स? फ्लेवोनॉइड्स ऐसे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो पौधों जैसे फलों और सब्जियों में पाए जाते हैं। नाशपाती, सेब, बेरीज, प्याज, प्लांट आधारित पेय जैसे चाय और वाइन में भी फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। फ्लेवोनॉइड्स सेहत को कई तरह से फायदे पहुंचाते हैं। फ्लेवोनॉइड्स सूजन को भी कम करने में मददगार होते हैं। फ्लेवोनॉइड्स का एक मुख्य स्रोत डार्क चॉकलेट भी होता है। फ्लेवोनॉइड्स से भरपूर खाद्य पदार्थों में प्याज, केले, अंगूर और रेड वाइन, चाय, आड़ू, बेरीज जैसे ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, टमाटर, ब्रोकली और ब्लैक टी, सेब, बैंगनी और लाल अंगूर, कोकोआ और चॉकलेट्स। फ्लेवोनॉइड्स के फायदे। फ्लेवोनॉइड्स कई तरह के होते हैं। ये सभी शरीर पर अपने अपने तरीके से असर डालते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें फ्लेवोनॉइड भरपूर होता है, उन्हें अपने खाने में शामिल करने से आप उच्च रक्तचाप की तकलीफ से बच सकते हैं। चाय, कॉफी और सोया में पाए जाने वाले फ्लेवोनॉइड्स दिल के दौरे और स्ट्रोक के खतरे को कम करते हैं। जर्नल ऑफ ट्रांसलेशन मेडिसिन में प्रकाशित एक शोध के अनुसार जो लोग अपने खाने में फ्लेवोनॉइड से भरपूर चीजों को शामिल करते हैं, उनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने का खतरा काफी कम होता है। इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम ने पाया है कि पृथ्वी की तुलना में मंगल ग्रह तेजी से अपना वातावरण खो रहा है। ये रिपोर्ट मॉम और अमेरिका के मार्विन ऑर्बिटर द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। गौरतलब हो कि जून 2018 में एक धूल के तूफान ने मंगल ग्रह को घेरना शुरू किया, जिसे प्लैनेट इंसर्कलिंग डस्ट इवेंट कहा जाता है। इस तूफान ने मंगल ग्रह की ऊपरी वायुमंडल को गर्म और विस्तारित किया, जहां मॉम ने मंगल की सतह से 155 किलोमीटर की ऊंचाई तक गोता लगाकर मंगल ग्रह वातावरण का अवलोकन किया। वहीं ऑर्बिटर के मेनका ने अब तक मंगल थर्मोस्फीयर के तटस्थ घनत्व को मापा। इस अवलोकन के साथ ये निष्कर्ष निकाला गया है कि मंगल ग्रह का वातावरण गर्म हो रहा है और ये विस्तार से गुजर रहा है। बता दें, मेनका यानी मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर। एक नजर में समझते हैं इन दोनों मिशंस को। मॉम यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसका उद्देश्य मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना, मंगल ग्रह की आकारिक और खनिज विज्ञान का अध्ययन करना, मंगल ग्रह की सतह की विशेषताओं का अध्ययन करना शामिल है। आपको बता दें, मॉम को 24 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था, जिससे भारत अपने पहले प्रयास में मार्स मिशन को लॉन्च करने वाला पहला देश है। और दूसरी ओर मार्विन, ये मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया एक अमेरिकी स्पेस क्राफ्ट है। मार्विन यानी मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल एवोल्यूशन।
फरवरी 2020 में मार्विन ने मंगल के आयनोस्फीयर के ऊपरी हिस्सों में विभाजन की खोज की थी। ये पृथ्वी के आयन मंडल के समान है। वहीं मई 2020 में मार्विन ने मंगल के चारों ओर विद्युत धाराओं की मैपिंग की थी। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं राउंड अप सेगमेंट पर। राष्ट्रपति ने एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के गठन के लिए अध्यादेश जारी किया। भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक वायु गुणवत्ता आयोग का गठन करने और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। यह आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक में अनुसंधान, बेहतर समन्वय, पहचान और समस्याओं के समाधान पर काम करेगा। आयोग में एक अध्यक्ष समेत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सदस्य शामिल होंगे। साथ ही इसमें इसरो और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के सदस्य भी शामिल होंगे। यह आयोग एनसीआर में वायु गुणवत्ता की सुरक्षा और सुधार के लिए शिकायतों पर विचार करने और दिशा निर्देश जारी करने के लिए उपाय करेगा। इसके अलावा यह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषण के निर्वहन या उत्सर्जन के लिए मापदंडों को भी तय करेगा। केरल सब्जियों के लिए MSP तय करने वाला पहला राज्य बना। केरल 16 कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इसमें सब्जियां, फल और कंद शामिल हैं। यह योजना किसानों को सपोर्ट करने और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए है। पहले चरण में सब्जियों की 16 विभिन्न किस्मों को शामिल किया जाएगा। नियमित आधार पर MSP मूल्य को संशोधित करने के लिए एक शर्त भी है। सब्जियों की उत्पादन लागत से बेस प्राइस 20% अधिक होगा। यह MSP सिस्टम की तरह ही कार्य करेगा। स्थानीय स्वशासन निकाय सब्जियों के खरीद और संचालन का काम करेंगे। ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने जीता UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड। भारतीय संगठन ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को कोविड-19 महामारी के बीच जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड दिया जाएगा। GHE यानी ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन एक ऐसा निगम है जो हिमालय क्षेत्र के गाँव में इम्पैक्ट्स एक्सपीडिशन का प्रबंधन करता है। इन अभियानों का एक वैध कारण होता है, मिसाल के तौर पर सुदूर गाँव में सौर ऊर्जा स्थापित करना। मौजूदा वक्त में इस निगम ने भारत के 3 क्षेत्रों में 131 से अधिक गाँव में सौर विद्युतीकरण किया है। इसने 60,000 से अधिक ग्रामीणों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। 60 विभिन्न देशों के 1300 से अधिक यात्री भी इन अभियानों का हिस्सा रहे हैं। नासा इसरो 2022 में लॉन्च करेंगे निसार उपग्रह। हाल ही में भारत और अमेरिका ने 2+2 वार्ता संपन्न की। इस बैठक में दोनों देशों ने अंतरिक्ष स्थिति संबंधी जागरूकता जानकारी साझा करने का निर्णय लिया। यह सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष वातावरण बनाने के प्रयासों को बढ़ावा देगा। डायलॉग के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी निसार को 2022 तक लॉन्च करेंगे। दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने एक निसार मिशन के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह मिशन एक सिंथेटिक अपर्चर रडार को विकसित करेगा और इसे लॉन्च करेगा। यह रडार दोहरी आवृत्ति संकेतों को प्रसारित करने में सक्षम होगा और इसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट द्वारा ले जाया जाएगा। 27 अक्टूबर को मनाया गया इन्फेंट्री दिवस। हर साल इन्फेंट्री यानी पैदल सेना दिवस 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में 1947 में जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में पहले भारतीय सैनिकों के प्रवेश को याद करने के लिहाज से यह दिन मनाया जाता है। इसी दिन भारतीय सैनिक पाकिस्तान को वापस खदेड़ने के लिए जम्मू कश्मीर में प्रवेश किए थे। इस वर्ष अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और अमेरिकी रक्षा सचिव मार्क एंड्रयूज ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भारतीय नेताओं ने भी भारतीय रक्षा बलों की पैदल सेना को बधाई दी। ट्राइफेड इंडिया ने लॉन्च किए 100 नए वन जैविक उत्पाद। 26 अक्टूबर 2020 को ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ट्राइफेड ने 100 नए वन जैविक उत्पाद को लॉन्च किया। इन उत्पादों में शामिल हैं किन्नौर हिमाचल प्रदेश से ग्रीन और गोल्ड सेब, उत्तराखंड से टोकरी और बक्से, इन्हें मूज घास से बनाया जाता है। नीलगिरी जनजातियों से लौंग, बीज, इमली, कॉफी पाउडर और यूकेलिप्टस का तेल, राजस्थान की मीणा जनजातियों द्वारा बनाए गए मास्क, मध्य प्रदेश के भील और गोंड जनजातियों द्वारा बनाए गए काढ़ा और चूरन जैसी इम्यूनिटी बूस्टर, गुजरात और महाराष्ट्र में बनी दाल, जामुन पाउडर और ग्लोए पाउडर की रेंज, उत्तर पूर्व से अचार, लाल चावल, बेल का रस आदि। इन उत्पादों में से कुछ को वन धन आदिवासी स्टार्टअप द्वारा संसाधित और पैक किया जाता है। यह इकट्ठा करने वाले जनजातीय लोगों, घर में रहने वाले कारीगरों और वनवासियों के लिए रोजगार के स्रोत के रूप में कार्य करता है। भारतीय मूल के वेवल राम कलवान सेशल्स के राष्ट्रपति बने। 25 अक्टूबर 2020 को भारतीय मूल के वेवल राम कलवान को सेशल्स के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। यह पहली बार है जब विपक्ष के उम्मीदवार ने 1977 के बाद सेशल्स में चुनाव जीता है। सेशल्स हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है। यह 1976 तक एक ब्रिटिश उपनिवेश था। इसकी स्वतंत्रता के एक साल बाद 1977 में फौरे ने एक तख्ता पलट में सत्ता हासिल कर ली और चुनाव में राष्ट्रपति पद को बनाए रखा। वह 1993 में देश में बहुदलीय लोकतंत्र बहाल होने तक सत्ता में बना रहा था।
वेवल रामकलवान का जन्म माहे सेशल्स में हुआ था। उनके दादा भारत के बिहार राज्य से थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई सेशल्स में ही की। वे मॉरिशस में धार्मिक अध्ययन के बाद एक पुजारी बन गए। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। वे 92 साल के थे। बताया जा रहा है कि उनका निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ है। वे गुजरात के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। उन्हें कुछ समय पहले कोरोना भी हो गया था, लेकिन वे रिकवर हो गए थे। वे 30 सितंबर को ही सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के दोबारा अध्यक्ष चुने गए। 29 अक्टूबर 2020 को सुबह सांस लेने में तकलीफ होने के बाद केशुभाई पटेल को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने केशुभाई पटेल के परिवार से बात की और दुख व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पुरुष कर्मी भी अब बच्चों की देखरेख के लिए ले सकते हैं छुट्टी। केंद्र सरकार ने पुरुष कर्मचारियों को भी बाल देखभाल अवकाश यानी चाइल्ड केयर लीव का हकदार बनाया है। यह निर्णय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT द्वारा सुझाए गए प्रमुख सुधारों की कड़ी में लिया गया है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के जीवन को आसान बनाने के क्रम में एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चाइल्ड केयर लीव यानी CCL का प्रावधान केवल उन पुरुष कर्मचारियों के लिए है जो माता पिता दोनों की भूमिका निभा रहे हैं। इसमें वे कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं जो अविवाहित या विधुर या तलाकशुदा हैं। भारत 35 साल बाद बना ILO का अध्यक्ष। भारत को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। इस पद के लिए श्रम सचिव अपूर्व चंद्र को चुना गया है। वे इस पद पर अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक बने रहेंगे। श्रम मंत्रालय के मुताबिक ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिलना एक अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि है। यह भारत और ILO के 100 साल से अधिक फलदायी रिश्तों की कड़ी में एक और मील का पत्थर है। मौजूदा वक्त में ILO में 187 सदस्य शामिल हैं। तो ये थी इस हफ्ते की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।